हे गाइस व्हाट्सअप। तो कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू योर ओन चैनल दीपक यादव आईएएस एकेडमी। वेलकम टू दी डेली हिंदू न्यूज एंड एडिटोरियल एनालिसिस ऑफ 25th ऑफ जुलाई 2020। तो गाइस आज है 25 जुलाई 2020 और है सैटरडे। देखेंगे आज का द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ यूपीएससी एंड अदर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो गाइस डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले अगर आपको इन सारी चीज़ों से रिलेटेड पीडीएफ चाहिए और ये न्यूज़पेपर की पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आपको क्या करना है, डाउनलोड करना है टेलीग्राम। और टेलीग्राम डाउनलोड करने के बाद सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव आईएएस अकेडमी। एज यू कैन सी आप देख सकते होंगे। क्लिक करोगे जाकर नीचे ज्वाइन का ऑप्शन हो रहा होगा, ज्वाइन कर लेना, क्योंकि यहाँ पे आपको डेली बेसिस पे नोट्स मिलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी चीज़ आपको प्रोवाइड कर दी जाती हैं। क्या क्या मिलता है मैं आपको बताता हूँ। सारा स्टडी मटेरियल रिलेटेड टू यूपीएससी। डेली आपको द हिंदू एनालिसिस मिलता है इन द फॉर्म ऑफ अ वीडियो। उसके बाद यहाँ पे आपको डेली जो द हिंदू न्यूज़पेपर है उसके एज इट इज़ पीडीएफ यहाँ पे मिल जाती है। साथ ही साथ डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। डिजिटल नोट्स यानी कि आपको जो स्टैटिक पोर्शन होता है, जो हमारा करंट अफेयर्स आते हैं न्यूज़पेपर में, उसका जो स्टैटिक पोर्शन होता है वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाता है और बता दिया जाता है कि आप कैसे इसको लिंक कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे यूपीएससी में यही मेन चीज़ है। तो ये भी यहाँ पर हम लोग करके देते हैं आपको। उसके बाद एनसीईआरटी की यहाँ पर जो है अपलोड हो रही है। साथ ही साथ आपको एनसीईआरटी की पीडीएफ्स में मिल जाती हैं क्लास 6 to 12। साथ ही साथ डेली आंसर राइटिंग की चल रही है यहाँ पर। कल मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था और काफ़ी सारे लोगों का रिस्पांस आया। कल से हमने स्टार्ट किया है डेली आंसर राइटिंग। बहुत सारा रिस्पांस आया है, बहुत सारे आंसर देख के आए हैं, बहुत अच्छे अच्छे भी आए हैं आंसर्स। तो उसके लिए यहाँ पर मैं भी आपको बताऊंगा। जो एक टॉप का आंसर आया था उसके लिए मैंने नेम यहाँ पे बता रखा है, अभी मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ यहाँ पे हमारे स्टैंडर्ड बुक्स भी अपलोड हो रही हैं। ठीक है, जैसे कि इंडियन आर्ट एंड कल्चर अपलोड हो गई है और फ्री गाइडेंस भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। फ्री गाइडेंस आप यहाँ पर दीपक यादव आईएएस एकेडमी को इन सारी जगह पर फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पर, टेलीग्राम पर, यूट्यूब पर। उसके बाद यहाँ पर आप इंस्टाग्राम पर दीपक_, यहाँ पे नीचे डैश है 10004, यहाँ पर आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर मैं सोच रहा हूँ कुछ एक नई चीज़ लाने के लिए, तो आप जाकर फॉलो कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे आपको ढेर सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। साथ ही साथ आप यहाँ पर फेसबुक पर भी मुझसे जुड़ सकते हैं। तो चलते हैं अभी हम आगे आगे बात करेंगे। जो कल का टॉप आंसर लिखा था वो हमारे सुनीता मिश्रा जी ने लिखा था। ठीक है, इनका आंसर काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। अगर आप लोग कमेंट में बताते हो तो मैं आपको जो है टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूंगा। ठीक है, इनका आंसर काफ़ी ज़्यादा अच्छा था और बाकी लोगों ने भी लिखा था। नेम मुझे याद है, प्रिया का आंसर था, साथ ही साथ यहाँ पे सुजीत का आंसर था। काफ़ी ज़्यादा अच्छे अच्छे आंसर थे। ठीक है, तो यहाँ पर गाइज ऐसे ही लिखते रहो। और आज के लिए एक और क्वेश्चन है जिसको हम डिस्कस करेंगे, मैं डिस्कस करके दूंगा आपको पूरा उसके बारे में, तो वो भी लिख के देना है आप लोगों को। ठीक है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक पर सेंड कर सकते हैं अपने आंसर्स को। चलो फिर आज हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, अपना न्यूज़पेपर पे चलते हैं। पेज नंबर 1 पे देखते हैं हमारे लिए कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। सबसे पहले पेज नंबर 1 पे आते हैं तो एक आर्टिकल ये आता है, एन आशा एन ऑटो एंड एन फॉर सर्विसेज। यहाँ पर ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है हमारे लिए आशा। ठीक है, ये आशा, ये इनका नाम मत समझ लेना। आशा एक हमारा एक्रीडेट सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट समझ लो, एक बॉडी है जिसमें हमारी फीमेल वर्कर्स वर्क करती हैं। उसके बारे में बताऊंगा मैं आपको। तो इन मैडम ने भी यहाँ पे कुछ ऐसा ही काम किया है। वो क्या करा है, ये कर्नाटका से बिलोंग करती हैं। यहाँ पर इन्होंने सुबह के 3 बजे क्या करा है, एक लेडी को, एक सेकंड का, एक लेडी को सुबह 3 बजे यहाँ पर ये लेके गई हैं। ठीक है, उस हॉस्पिटल तक, क्योंकि उस लेडी की डिलीवरी होने वाली थी। तो इनका ये काम था। कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जो ये आशा है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। चलो फिर आशा को देखने चलते हैं। यहाँ पर आशा के बारे में मैंने नोट्स डाल रखे हैं। तो सबसे पहले ये वाला जो टॉपिक है वो हमारा GS2 से रिलेट हो सकता है। ठीक है, GS2 में आएगा। GS2 में कहाँ पे, हेल्थ में आएगा, वेलफेयर स्कीम्स में। ये सारे टॉपिक्स हैं जो कि हमारे यूपीएससी ने बता रखा है। तो इन सब में ये जो हमारा टॉपिक है बिलोंग करता है। तो आशा एक ट्रेंड फीमेल कम्युनिटी है। ठीक है, एक ट्रेंड फीमेल कम्युनिटी है, जिसमें मैंने बताया था फीमेल हेल्थ एक्टिविस्ट होती हैं, कार्यकर्ता होती हैं, जो कि सेलेक्ट करी जाती हैं कम्युनिटी, अपनी खुद की कम्युनिटी की, जो खुद की कम्युनिटी इनको सेलेक्ट करती है। ठीक है, कि यहाँ पर हम इन लोगों को सेलेक्ट कर लेंगे, इन वेमेन को सेलेक्ट कर लेते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं। ठीक है, इसके दौरान पे यहाँ पे सेलेक्ट करा जाता है। उसके बाद जो रोल होता है इनका, ये क्या होता है कि जो कम्युनिटी लेवल का ये केयर प्रोवाइडर होती हैं, कि किस तरीके से लोगों को केयर दी जाए। ठीक है, और इसमें क्या होता है, मिक्स ऑफ टास्क होते हैं, काफ़ी सारे टास्क होते हैं, आपस में मिक्स होते हैं। जैसे कि हमारा हो गया एक्सेस टू हेल्थ केयर सर्विसेज, हेल्थ से रिलेटेड सर्विसेज देना। ठीक है, स्वास्थ्य के लिए सर्विसेज देना। उसके बाद अवेयरनेस फैलाना हेल्थ केयर एंटाइटलमेंट्स के बारे में, यानी कि हमारी जितनी भी हेल्थ चीज़ें हैं, हेल्दी चीज़ें हैं, उस चीज़ के बारे में अवेयर फैलाना कि हाँ
यहाँ पर ये चीज़ें हैं उसको। अब फिर उसके बाद यहाँ पे हेल्दी बिहेवियर्स को प्रमोट करना, साथ ही साथ यहाँ पर है बेटर हेल्थ आउटकम्स के लिए बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पे पूरी तरह से काम करती हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी एनवायरनमेंट बनकर आए, लोग हेल्दी हों, इस वजह से हमारे आशा वर्कर्स काम करते हैं। ठीक है, चलो फिर अब चलते हैं वापस न्यूज़पेपर पर, देखेंगे और क्या है हमारे लिए इंपॉर्टेंट। तो ये आशा के बारे में जान लिया, फुल फॉर्म याद रखना। और आपके लिए एक क्वेश्चन है, एक नहीं आज एक दो क्वेश्चन दूंगा मैं यहाँ पर, जो कि कमेंट सेक्शन में बताना है आपको। वो छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे, और एक मेंस के लिए पर्पस से क्वेश्चन मिलेगा आपको, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले आपको टाइप करना है एनजीटी के बारे में, कमेंट में बताओ एनजीटी की फुल फॉर्म। और एनजीटी की चलो फुल फॉर्म ही बताओ, अभी एक दो बॉडी और है उनकी फुल फॉर्म बतानी है। एनजीटी की फुल फॉर्म सब लोग जितने भी देख रहे हैं सब टाइप करेंगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, नाउ आगे चलते हैं, आगे और क्या है हमारे लिए इम्पोर्टेंट। आगे कौन सा पेज नंबर है, ये हमारा है पेज नंबर 5। तो इसमें एक आर्टिकल आता है हमारा ये, ठीक है, इसमें भी यहाँ पे एनआईए के बारे में है, तो आप एनजीटी के बारे में बताओगे। ठीक है, साथ ही साथ एनआईए के बारे में बताओगे, एनआईए की फुल फॉर्म बताओ, एनजीटी की फुल फॉर्म बताओ। जल्दी जल्दी यहाँ पर सब लोग कमेंट करेंगे जितने देख रहे हैं। तो आते हैं अब हम लोग अपने पेज नंबर 6 के ऊपर, जो कि हमारा एडिटोरियल है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ यूपीएससी मेंस के पर्पस से, साथ ही साथ प्रीलिम्स के पर्पस से भी। प्रीलिम्स के पर्पस से बाकी सारे पेपर्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे हम डेली बेसिस पे कंप्लीट न्यूज़पेपर को कवर करते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन से आर्टिकल डिस्कस करना है, ये दोनों नहीं करेंगे हम। ठीक है, उसके बाद ये वाले दोनों आर्टिकल डिस्कस करेंगे। इसमें ये वाला आर्टिकल कोविड-19 से रिलेटेड है, तो इसमें बात करेंगे कुछ यहाँ पे, वैसे ही यहाँ पर ये पुराना आर्टिकल आ रहा है, तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनके बारे में बात करेंगे। बट फिलहाल हम ये वाला आर्टिकल जो है, ये वाला आज आर्टिकल ऑफ द डे है। आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा विमेन से रिलेटेड है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद चलो बात करते हैं अब इस वाले आर्टिकल की। सबसे पहले आर्म्स एंड द वेमेन, आर्म्स एंड द वेमेन, जैसे कि कल मैंने आपको ये आर्टिकल बताया था, पेज नंबर 1 पे आया था कि अब क्या कर दिया गया है, जो वेमेन ऑफिसर्स हैं हमारी इंडियन आर्मी में, उनको परमानेंट कमीशन दे दिया गया है। पहले उनके पास परमानेंट कमीशन नहीं था, पहले उनके पास एसएससी था, शॉर्ट सर्विस कमीशन, अब उन्हें परमानेंट कमीशन दे दिया गया है। तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पर क्या क्या चीज़ें देखी गई हैं। ठीक है, क्या क्या इसमें आएगा, मतलब क्या परमानेंट कमीशन मिलेगा तो उन्हें क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। और आपसे इसी के ऊपर ये क्वेश्चन भी बनता है, तो टेलीग्राम पर चलते हैं। टेलीग्राम पर मैं आपको पहले क्वेश्चन दिखा देता हूं। तो आप यहां पर ये देख सकते हैं, ये क्वेश्चन ऑफ द डे है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इशू करा है एक लेटर, जो कि ग्रांट करा गया है। उसमें ये क्या दी गई है, एक परमानेंट कमीशन दिया गया है विमेन ऑफिसर्स को इंडियन आर्मी में। तो आपको ये पूरा का पूरा सिनेरियो बताना है, जो कि मैं अभी आपको बताऊंगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे बनेगा डायरेक्ट। ठीक है, एंटायर सिनेरियो बताना है, साथ ही साथ अपना एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट, कि आप एग्री हैं इससे या डिसएग्री हैं, ये बताना है। ठीक है, ये आपका GS4 में भी आ गया। ठीक है, GS4 हमारा एथिक्स से रिलेटेड, क्या आप अपनी कितनी एथिक्स दिखाते हो कि हाँ ये सही करा है या गलत करा है। ठीक है, उसके बाद ये हमारा GS2 में भी क्वेश्चन आ गया, तो इंपॉर्टेंट है कुल मिला के। तो हम बात करेंगे आज इस अपना इस पूरे का पूरा आर्टिकल की, मैं अभी आपको समझाऊंगा, और आपको ये पूरा का पूरा आर्टिकल लिखना है और मुझे सेंड करना है। ठीक है, चलो पहले हम इस आर्टिकल को डिस्कस कर ले रहे हैं। मैंने क्या बताया, जो विमेन ऑफिसर्स थी यहाँ पे आर्मी में, क्या करा गया है, उन्हें पहले एसएससी थी उनके पास, अब उसे क्या कर दिया गया है, परमानेंट कमीशन दे दिया गया है। एसएससी यानी कि शॉर्ट सर्विस कमीशन, और ये हमारा परमानेंट कमीशन, इन दोनों के बारे में भी जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग आधी अधूरी नॉलेज काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होती है। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं शॉर्ट सर्विस कमीशन की। तो ये यहाँ पर क्यों था, अब ये शॉर्ट सर्विस कमीशन का मतलब क्या है कि ये स्कीम अलाउ करती है विमेन ऑफिसर्स को आर्मी में सिर्फ और सिर्फ 10 साल से 14 साल तक। अब मान लो लास्ट जो है 14 साल तक विमेन जो है वो अपना ऑफिसर, वुमेन ऑफिसर आर्मी में सर्व कर सकती है, 14 साल से ज़्यादा नहीं कर सकती। ठीक है, तो यहाँ पर एसएससी में ये था। उसके बाद हाउएवर जो विमेन्स हैं वो रिस्ट्रिक्टेड थी, इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस थी, किस चीज़ को लेकर, यानी कि ये क्या कहा था यहाँ पर, इनके लिए क्या क्या काम दिए हुए थे, जैसे कि आर्मी एजुकेशन, कॉर्प्स ऑफ सिग्नल और इंटेलिजेंस कॉर्प्स, यही सारे काम दिए हुए थे। और इन्हें ये नहीं दिया जाता जैसे लड़ाई वगैरह का रोल, कॉम्बैट रोल्स वगैरह इनके पास नहीं थे वेमेन के पास। तो अब ऐसा नहीं होगा, वेमेन के पास कॉम्बैट रोल्स भी मिलेंगे। नाउ ऑन दी अदर हैंड, अब जो ये एसएससी हमारी शॉर्ट सर्विस कमीशन है प्रोवाइड कराती थी ऑप्शन किसे, मेल को, नॉट फीमेल, फीमेल की बात नहीं हो रही है, अब मेल की बात हो रही है। अभी तक हम फीमेल की बात कर रहे थे, अब हम मेल की बात कर रहे हैं। मेल को काफ़ी ज़्यादा जो है सर्विस प्रोवाइड करा दी थी ये, कि जो हमारे मेरे मेल ऑफिसर्स हैं उनका आप देखोगे, मेल को ये ऑप्शन प्रोवाइड कराती थी जिसमें मेल को परमानेंट कमीशन मिलता था। ठीक है, 10 ईयर्स ऑफ सर्विस के लिए। ठीक है, मतलब वो परमानेंटली काम कर सकते थे 10 साल के लिए। लेकिन यहाँ पे वेमेन का रोल कोई नहीं था, वेमेन को नहीं दिया गया था, सब वेमेन को अलाउ नहीं करा गया था। तो अभी हम बात करेंगे उसके बारे में। साथ ही साथ विमेन ऑफिसर्स को यहाँ पे क्वालिफाई नहीं करा गया था पेंशन के लिए।
एसएससी में याद रखना पेंशन नहीं मिलती थी, ठीक है। अब परमानेंट कमीशन में पेंशन मिलेगी। अब ये परमानेंट कमीशन क्या है आर्मी का, हम बात करते हैं। ये रेफर करता है करियर 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 कह रहा हूँ करियर टिल द एज ऑफ रिटायरमेंट, ठीक है। यानी कि अब जब तक रिटायरमेंट नहीं होगा तब तक ये अपना जॉब को अपने एज अ आर्मी सर्व करती रहेंगी, ठीक है। जो हमारी फीमेल वर्कर्स हो गई, हमारी फीमेल आर्मी फीमेल जो हमारी एक सेकेंड गाइस, पता नहीं क्यों यार हैंग होने लगी थी वीडियो। चलो फिलहाल यहाँ पर अब जो फीमेल ऑफिसर्स होंगी हमारी, उन्हें क्या होगा, अब यहाँ पर परमानेंट कमीशन में डाल दिया तो अब वो अपने रिटायरमेंट तक अपनी जॉब को सर्व कर सकती हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या कहा गया है, इट मीन्स एन ऑफिसर्स गेट सेलेक्टेड थ्रू परमानेंट कमीशन। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो ऑफिसर होंगी वो परमानेंट कमीशन के थ्रू जो है सेलेक्ट करी जाएंगी। अब वो 60 साल तक, जब तक 60 साल की होंगी तब तक अपनी जो है जॉब में सर्व करेंगी, अपनी कंट्री के लिए सर्व करेंगी। ऐसा नहीं है कि 14 साल तक रहेगा, पहले हमारा एसएससी 14 साल तक था, है ना। उसके बाद यहाँ पर और क्या चीज़ें हैं, अभी देखोगे सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन क्या थी। इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, इंपॉर्टेंट चीज़ है सही में। अब सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन क्या थी, कि सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया आर्गुमेंट कि ग्रेटर रोल फॉर विमेन ऑफिसर्स सेइंग दीज वायलेटेड इक्वलिटी अंडर लॉ। अब यहाँ पर कुछ हमारे आर्गुमेंट से सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर क्या करा, गवर्नमेंट नहीं चाहती थी ऐसा कि ऐसा हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ ऐसा होना चाहिए। और क्या क्या चीज़ें देखकर होना चाहिए, सबसे पहले जो कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया गवर्नमेंट का आर्ग्यूमेंट, ठीक है। गवर्नमेंट मैंने कहा ना नहीं चाहती थी ऐसा कि हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या स्टेप उठाया और कहा कि ये पहली बात, यहाँ पे कोई ऐसा भेदभाव नहीं होगा विमेंस के अगेंस्ट, ठीक है। कोई यहाँ पे जेंडर का इशू नहीं पालना है, कोई भेदभाव नहीं होगा। साथ ही साथ यहाँ पर यह भी कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि एम्फेसाइज करा जाएगा नीड फॉर चेंज इन माइंडसेट, यानी कि जोर दिया जा रहा है कि अपना जो माइंडसेट है उसको चेंज करो। विमेन को हमेशा हम पीछे रखते हैं, औरतों को हमेशा पीछे रखते हैं, उन्हें क्यों पीछे रखा जाए, इक्वल राइट मिलने चाहिए। उसके साथ ही साथ यहाँ पर व्हाट विल बी द इम्प्लीकेशन ऑफ द जजमेंट। अब जो जजमेंट है वो क्या क्या चीज़ें इंप्लीमेंट करेगा आने वाले टाइम पर, वो चीज़ें हम देखेंगे। अब जो परमानेंट कमीशन है विमेन के लिए, ये काफ़ी ज़्यादा एक हिस्टोरिक चेंज है अपनी इंडियन आर्मी में, यानी कि अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, हमारे इतिहास में ऐसा नहीं हुआ, तो एक ऐतिहासिक बदलाव है पूरा हमारा। साथ ही साथ यहाँ पर इसका मतलब क्या है, जब विमेन अपॉइंट करी जाती है आर्मी में तो क्या होगा, जो फीमेल मिलिट्री ऑफिसर होगी विल बी एबल टू वर्क इन आर्मी टिल द एज ऑफ रिटायरमेंट। ये इसके बारे में हम कवर कर चुके हैं, यानी कि अब वो क्या होगा, जब भी अपॉइंट करी जाएंगी आर्मी में कोई विमेन, तो वो अपने रिटायरमेंट तक अपनी जॉब को सर्व करेगी, अपने एज अ आर्मी ऑफिसर सर्व करेगी अपनी कंट्री को। साथ ही साथ यहाँ पर अगर वो रिज़ाइन करना चाहती है, कुछ रीजंस होंगे तो वो रिज़ाइन भी कर सकती हैं। साथ ही साथ जो वुमेन ऑफिसर्स हैं एंटाइटल करी जाएंगी पेंशन के लिए। अभी तक एसएससी में जो शॉर्ट सर्विस कमीशन है पेंशन नहीं मिली जाती थी, पेंशन नहीं दी जाती थी, अब इन्हें पेंशन भी दी जाएगी। वेमेन इन आर्मी की बात करें, अभी कुछ बैकग्राउंड देखें हम अपनी कंट्री का कि जो वेमेन है वो आर्मी में कब से आई, ठीक है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, बैकग्राउंड जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूपीएससी आस्क्स अबाउट इट। यूपीएससी जो है वो बैकग्राउंड ही देखता है। आप इन करंट अफेयर्स पढ़ लो, करंट अफेयर्स में चीज़ें हैं लेकिन उसका बैकग्राउंड ही पूछा जाता है पूरे। आप पूरा कितने ही साल का पेपर देख लो पिछले साल के, ठीक है। अब यहाँ पर देखें जो आर्मी हमारा वुमेन ऑफिसर जो आर्मी में आई वो 1992 में सबसे पहली बार वुमेन ऑफिसर्स आई। उसके बाद यहाँ पर देखोगे क्या क्या काम थे इनके, जो कॉम्बैट से रिलेटेड काम नहीं थे, जो मेन काम नहीं था, छोटे मोटे काम थे। आर्मी एजुकेशन कॉर्प्स, कॉर्प्स ऑफ सिग्नल्स, ये सारी चीज़ें थी। यहाँ पर इनके कॉम्बैट से रिलेटेड काम नहीं था। फिर उसके बाद यहाँ पर एक कौन सी स्कीम थी, वुमेन स्पेशल एंट्री स्कीम, ये रिक्रूट करती थी वुमेन को, ठीक है। अब ये रिक्रूट करती थी। फिर उसके बाद यहाँ पर ये क्या कहा गया था, जो ये स्कीम थी इसमें 10 साल तक कहा गया था, ठीक है, 10 साल तक वुमेन काम करेंगी। फिर उसके बाद इसको इंक्रीमेंट करा गया, एक्सटेंड करा गया, 14 ईयर तक करा गया, 14 साल तक करा गया। फिर उसके बाद यहाँ पर देखोगे आप जो है, जैसे मैंने कि अभी बताया, ये कॉम्बैट रोल से काफ़ी ज़्यादा दूर थी, यानी कि कॉम्बैट आर्म्स वगैरह, लड़ाई वगैरह से काफ़ी ज़्यादा दूर थी, छोटे मोटे काम ही दिए जाते थे। अब यहाँ पे गवर्नमेंट अगेंस्ट क्यों है इस चीज़ के अगर अब बात करें तो पहली बात, गवर्नमेंट इस यहाँ पर ये पॉइंट उठाती है कि हाँ ये मदरहुड, चाइल्ड केयर और यहाँ पर साइकोलॉजिकल लिमिटेशंस पे आती है, ठीक है। अब वेमेन के लिए, वेमेन ऑफिसर के लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ जाएंगी। वो एक माँ होती है, चाइल्ड केयर होगी, ठीक है, तो इसके लिए वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो इतने यहाँ पर हम लोग इतनी आगे प्रमोट नहीं कर सकते। उसके बाद यहाँ पे दूसरा क्या है, यहाँ पे अगेंस्ट क्यों है,
और यहाँ पे कुछ फैमिली सेपरेशन करियर की बात हो रही है, साथ ही साथ प्रोस्पेक्ट्स ऑफ स्पाउस, एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, ये सारी जिम्मेदारी ज़्यादातर होती हैं विमेन के ऊपर, तो विमेन को वो भी देखना पड़ेगा। और साथ ही साथ यहाँ पे गवर्नमेंट क्या बोलती है कि जो विमेन है वो फिट नहीं है जो हमारे लिए सर्विस में जो है सर्व कर पाए, आर्मी में सर्व कर पाए, इसलिए जो विमेन है हमारी वो फिट नहीं है कॉम्बैट रोल्स को निभाने के लिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फोर्थ पॉइंट क्या कहती है जो सरकार हमारी अगेंस्ट है, वो ये है कि जो हमारे लीडर्स वगैरह हैं वो सब इतने मेल लीडर्स थे। ठीक है, बहुत कम ही फीमेल लीडर थी, और यहाँ पर जो आने वाले टाइम में भी अगर ऐसा होता है, अगर ऐसा कुछ स्टेप्स उठाया जाता है जैसे कि अब यहाँ पर हो गया है, तो क्या होगा, फीमेल जो हमारे मेल लीडर हैं वो मानेंगे नहीं। ठीक है, फीमेल की सुनेंगे नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी कहना है गवर्नमेंट का। तो इसके यहाँ पर ये पॉइंट दिए हैं, कुछ अगेंस्ट है जो गवर्नमेंट, लेकिन आप यहाँ पर इन सारे पॉइंट्स को जो है मिलाकर, सारे पॉइंट्स को एनालाइज कर कर एक अपनी तरफ से एक बेहतरीन सा आंसर लिख सकते हैं और अपना बता सकते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू कि हाँ ये सही करा है या गलत करा है। ठीक है, और ये GS2 में आंसर आएगा। तो अब फिर से मैं आपको एक क्वेश्चन दिखा देता हूँ। ये क्वेश्चन था क्या, ये क्वेश्चन था यहाँ पर कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अभी यहाँ पर जो हमने बात करी है, इशू करा है कि यहाँ पर परमानेंट कमीशन देने के लिए, PC परमानेंट कमीशन देने के लिए वेमेन को। तो इसको आप पूरा का पूरा सिनेरियो बताना है, जैसा कि मैंने अभी आपको पूरा का पूरा सिनेरियो डिस्कस कर दिया। साथ ही साथ अपना एग्रीमेंट बताना है कि आप इस चीज़ से एग्री हो या डिसएग्री हो। इसको अच्छी तरीके से आप आंसर लिखिए, और यहाँ पर आप अच्छी तरीके से लिख सकते हैं क्योंकि कल मैंने आंसर देखे, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छे अच्छे आंसर्स भी आए थे। ठीक है, तो आप मुझे आंसर लिख कर इंस्टाग्राम पर सेंड कर सकते हैं। इंस्टाग्राम मेरी ID Deepak_1004 है। ठीक है, नीचे डैश है, और उसके बाद फेसबुक दीपक यादव के नाम से है, दोनों जगह की प्रोफाइल है, दोनों जगह पर आप मुझे आंसर सेंड कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपका आंसर रिव्यू करके कल आपका रिजल्ट आउट हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर आप चलते हैं अपने न्यूज़पेपर के ऊपर, देखते हैं और क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। चलो नेक्स्ट आर्टिकल की बात करते हैं। अब ये नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा पेज नंबर 6 पर, एडिटोरियल पे क्राउड के बारे में बात हो रही है। कोविड सिटी की जो हमारी क्राउड है उसके बारे में, कि क्राउड से काफ़ी ज़्यादा हम लोगों को परेशानी देखने को मिल सकती है, तो उसी के रिगार्डिंग बात हो रही है। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बाकी चीज़ें बेकार है क्योंकि कोविड-19 से रिलेटेड पहले से ही हम लोग काफ़ी बातें कर चुके हैं। ठीक है, जब से कोरोना वायरस आया है तब से ही हम ये आर्टिकल्स डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। तो अभी हम बात करें, जो हमारा एक्सप्लेन कर रहे हैं क्राउड इन इंडिया, कौन कौन से टाइप्स की क्राउड है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। फर्स्ट हमारी स्केरसिटी है, यानी कि जो एक क्राउड ऐसी है जैसे कि टिकट्स हो गए, राशन हो गया, इन सब की लाइन में काफ़ी ज़्यादा भागती है, काफ़ी ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो जाती है। ठीक है, सेकंड हमारी प्रोटेस्ट की टाइप की क्राउड है, जहाँ पे प्रोटेस्ट वगैरह खूब किया जाता है। ठीक है, जिसके अगेंस्ट यहाँ पे किसी भी कोई डिसीजन होता है तो प्रोटेस्ट खूब दबा के प्रोटेस्ट करा जाता है, खूब भीड़ इकट्ठी होती है। ठीक है, और उसके बाद जो थर्ड है हमारी एक रिचुअल क्राउड हो जाती है, जो कि हमारी सेलिब्रेशंस वगैरह की, उसके लिए गैदरिंग्स वगैरह होती हैं। ठीक है, काफ़ी सारे त्यौहार वगैरह होते हैं जिनकी वजह से यहाँ पर एक भीड़ इकट्ठी हो जाती है, तो हमारी एक तो हो गई ये गैदरिंग्स। ठीक है, तो क्राउड के बारे में हुआ, इंडिया में जो ये क्राउड्स हैं, क्राउडिंग है, तो इसके बारे में बताया गया है, एक्सप्लेन करा गया है। साथ ही साथ जो हमने अभी देखा था, लॉकडाउन लगा था, उसमें जो माइग्रेंट वर्कर्स थे, हमारे मजदूर लोग थे, लेबर थी, काफ़ी ज़्यादा उन्हें प्रॉब्लम फेस करने को मिली। ये पूरी की पूरी जो यहाँ से लेके आप समझोगे यहाँ तक जो है सब कुछ, इसमें जो प्रॉब्लम फेस करी उन्होंने वो उसी चीज़ के बारे में है कि कैसे कैसे वो लोग पैदल चले और क्या क्या प्रॉब्लम फेस करने को मिली बीच बीच में उन लोगों को, और कहाँ कहाँ से मतलब हंगर रहे, भूख भूख से यहाँ पर मरते रहे लोग, भूख से काफ़ी लोग मरे। इकॉनमी जो है बिल्कुल डाउन हो चुकी है इस सब चीज़ को लेकर। तो फोकस क्या है हमारा इस चीज़ को लेकर कि अर्बन एग्लोमरेशन। ठीक है, एग्लोमरेशन क्या है हमारा, एग्लोमरेशन यानी कि भीड़ समूह। तो जो हमारे अर्बन एग्लोमरेशन है ये अर्ज करता है किस चीज़ के, इमेजिनेशन ऑफ पोस्ट पेंडेमिक सिटीज़, यानी कि अब पेंडेमिक के बाद यहाँ पर सिटी कैसी होगी, क्राउड ऐसा रहना है नहीं होना है, तो इन सब चीज़ों के ऊपर बात होगी। और कि जो प्रिविलेज है वही अच्छी अच्छी चीज़ों को जो है अफोर्ड कर सकता है, जो यहाँ पर चीज़ों को जो है प्राप्त कर सकता है, वो यहाँ पर चीज़ों को क्या कर सकता है, अफोर्ड कर सकता है। जिनके पास कैपेबिलिटी है वही देख पाएंगे, वरना जो हमारी अगर भीड़ ऐसी है तो भीड़ का अब क्या अंदाज़ा लगाना है पेंडेमिक के जो हमारा ख़त्म होने वाला है, जो पोस्ट पेंडेमिक की बात हो रही है, यानी पेंडेमिक के बाद वाली सिचुएशन में भी क्या ऐसा ही रहेगा ये सब कुछ या कैसा होगा, इसके बारे में देखेंगे। तो इतना ही आर्टिकल था। इम्पॉर्टेंट इसमें क्या चीज़ है जो हमने क्राउड के बारे में डिस्कस किया। नाउ चलते हैं आगे और देखते हैं क्या है हमारे लिए इम्पोर्टेंट। आते हैं पेज नंबर 8 के ऊपर, NIA के बारे में। जैसे मैंने अभी बताया NIA 2 बार आया न्यूज़ में, तो आपको NIA के बारे में बताना है और साथ ही साथ NGT के बारे में भी बताना है। नेक्स्ट आते हैं पेज नंबर 10 के ऊपर। पेज नंबर 10 पे आती है चाइना येट टू डिसंगेज फ्रॉम LAC। यहाँ पर देख रहे हैं क्या चीज़ है कि जो चाइना है उसकी फिर से हरकतें कुछ ऐसी होती जा रही हैं कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारा चाइना हो गया और ये हो गया हमारा इंडिया, न्यू चाइनीज़
इंकैम्पमेंट्स देखने को मिल रहा है, यानी कि नए नए कैंप देखने को मिल रहे हैं। आप देख सकते हैं जो हमारे ये वाले डॉट हैं, ठीक है, ये वाले डॉट हैं, यहाँ पर देख सकते हैं ये वाले डॉट जो है, यहाँ पर हमारे न्यू एंकेम्बेट्स देखने को मिल रहे हैं। न्यू चाइनीज सपोर्ट बेसिस कौन कौन से हैं, डार्क ब्लू वाले यहाँ पर न्यू सपोर्ट चाइनीज बेसिस हैं। उसके साथ ही साथ यहाँ पर रेड वाले न्यू चाइनीज हेलीकॉप्टर है। चाइना अभी मतलब पूरी पूरी तैयारी में है, बॉर्डर के ऊपर अच्छी तरीके से डिप्लॉय कर रहा है सारी चीज़ों को, ताकि यहाँ पर कुछ सिचुएशन बिगड़ने वाली है, ऐसा लगता है। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आज का। ये क्या इंपॉर्टेंट है, कोवैक्सीन, इसके बारे में इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यहाँ पर क्या है, फेस 1 जो है हुआ है कोवैक्सीन के ऊपर, क्लिनिकल ट्रायल करा गया है। अब देखेंगे आगे क्या सिचुएशन बनती है। अब कुछ दिनों बाद देख के बताया जाएगा कि हाँ यहाँ पे क्या सिचुएशन बन के आती है। ठीक है, ट्रायल हो चुका है कोवैक्सीन का। अब क्या चीज़ है, फेसेस, ये जो हमारी कोई भी वैक्सीन होती है आती है तो इसको कैसे ट्रायल आता है, मतलब कि किस तरीके से ट्रायल करा जाता है, इसके फेसेस कितने होते हैं और वो फेसेस किस तरीके से होते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है और सब जगह ये चीज़ कवर हो चुकी है, तो आपको ये कवर करनी पड़ेगी और इम्पॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर सारे हमारे, आप समझ लो इंडिया के जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, टॉप इंस्टीट्यूट, सब मैगजीन्स वगैरह, सब में इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर ये कवर हो चुकी है। मैं आपको कोई ऐसी चीज़ नहीं पढ़ाऊंगा यहाँ पर जो कि इंपॉर्टेंट ना हो, जो एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी उसके बारे में बात करेंगे हम यहाँ पर। GS2 हेल्थ में, यहाँ पर GS2 हेल्थ से रिलेट करोगे, स्टेप्स क्या क्या हैं क्लिनिकल ट्रायल्स ऑफ वैक्सीन के लिए, ठीक है, क्या क्या ट्रायल्स हो सकते हैं, इसके रिगार्डिंग भी आप इसके भी रिगार्डिंग भी नोट्स वगैरह बना के रख सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम बात करें क्लिनिकल ट्रायल्स जो होता है वो 3 फेज में होता है, फेज 1, फेज 2 और फेज 3। फेज 2, फेज 1, फेज 3, ठीक है, फेज 2 पहले बोल दिया। अब 1 2 3 में यहाँ पर जो है अलग अलग क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं। अब ये किस तरीके से होता है, फेज 1 में क्या सिस्टम होता है, फेज 1 में जो स्टडीज़ देखी जाएंगी और टेस्टिंग वगैरह करी जाएगी वैक्सीन की, और क्या चीज़ ध्यान रखनी है, स्मॉल नंबर में, ठीक है, एग्जाम्पल 20 लोगों के ऊपर जो कि एक हेल्दी एडल्ट्स हो, ठीक है, हेल्दी एडल्ट्स हों जिनके ऊपर टेस्टिंग वगैरह करी जाएगी, देखा जाएगा कि हाँ यहाँ पर ये टेस्टिंग सेफ है या नहीं, ताकि हम लोग और लोगों के ऊपर कर सकें। तो स्मॉल नंबर के ऊपर करी जाएगी, फिर फेज़ 2 के ऊपर आएंगे, अगर ये सक्सेसफुल हो गई तो फिर हम फेज़ 2 के ऊपर आएंगे। फेज़ 2 के ऊपर बाद में देखेंगे हम यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ पीपल को करेंगे, लार्ज लोगों को यहाँ पर जो टारगेट करेंगे, हम काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन को टारगेट करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन दी जाए, फिर उसके बाद देखा जाए कि हाँ यहाँ पर बिल्कुल सेफ है या नहीं। फिर उसके बाद जो हमारा फेज़ 3 आएगा, फेज़ 3 में जो ट्रायल होगा, यहाँ पर ये पूरा समझ लो अप्रूव हो चुका है। फिर क्या होगा, इस हमारी मेडिसिन के लिए अप्रूवल मिला जाएगा, लाइसेंस जो है वो करा जाएगा, ठीक है, लाइसेंसिंग वगैरह ये सारे सिस्टम करे जाएंगे, और फिर डिमॉन्स्ट्रेट करा जाएगा एक न्यू प्रोडक्ट को बता दिया जाएगा कि हाँ यहाँ मार्केट में आ गया है और यहाँ पर ये सेफ़ है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हम इसकी ट्रायल हो चुका है, फेज़ 1 फेज़ 2 में सक्सेसफुली जो है अपना रिजल्ट क्रॉस कर चुका है। उसके बाद यहाँ पर ये अप्रूव करा जाएगा कि अब यहाँ पे जो वैक्सीन है ये कमर्शियली अवेलेबल करी जाए, ठीक है, पूरी कंट्री में, ताकि लोग भी इसे अच्छी तरीके से यूज़ कर पाएँ फेज़ 3 के बाद। ठीक है, फेज़ 3 के बाद होता है ये सिस्टम। तो आपको यहाँ पे फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 के बारे में काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था जानना। तो अभी आप यहाँ पर ये देखोगे फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, ठीक है, फेज़ 4 यानी कि वही हमारी प्रोवाइड कराई जाए सारी चीज़ें, जैसे कि यहाँ पर फेज़ 3 तक हमारा मेन इंपॉर्टेंट फंडा है। तो अभी हमने इसके बारे में बात कर ली है। ठीक है, यहाँ पर आप समझ लो स्मॉल नंबर ऑफ पीपल के ऊपर टेस्ट करा जाएगा, लार्ज नंबर ऑफ पीपल के ऊपर टेस्ट करा जाएगा, फिर देखा जाएगा अगर सेफ़ है ये सारी चीज़ें, सेफ्टी को देखते हुए देखा जाएगा कि हाँ बिल्कुल सेफ़ है, सेफली यहाँ पर सारी चीज़ें हो चुकी हैं, ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, तो फिर वो फेज़ 3 में जाएगा और कहा जाएगा कि अब इसे अप्रूव करा जाए और इसको कमर्शियली अवेलेबल करा जाए। चलो, इस फेज़ के बारे में बताना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि मैंने अभी तक फेज़ के बारे में कवर नहीं किया था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल क्या है, इंडिया इनवाइट इजरायली डिफेंस कंपनीज टू स्ट्रेंथन टाइज। इंडिया ने इनवाइट करा इसराइल के डिफेंस कंपनीज को कि अपनी जो दोनों के रिलेशन है उसको अच्छी तरीके से कर सकें, उसको जो है और स्ट्रॉन्ग कर सकें। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, फिर FDI वगैरह करी जाएगी। ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि कोई पर्टिकुलर दूसरी कंट्री यहाँ पे एक दूसरी पर्टिकुलर कंट्री में आके इन्वेस्ट करती है, तो हमारा होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट आर्टिकल क्या है हमारा, फैमिली अपील करी है क्या NHRC के लिए, कौन किसकी फैमिली ने, वराव राव की, ये एक पोएट हैं जिनके ऊपर अभी जो है कुछ इन्होंने कांड वगैरह करा है, तो इनके ऊपर जेल वगैरह में है। फिर उसके बाद यहाँ पर हॉस्पिटल गए, कोविड-19 की टेस्टिंग वगैरह चल रही है, तो जो अब यहाँ पर इनकी इन्फॉर्मेशन नहीं बताई जा रही इनकी फैमिली वालों को, तो फैमिली ने अपील कर दिया NHRC के लिए। NHRC क्या होता है, नेशनल राइट कमीशन, ठीक है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, तो इसके बारे में भी आप मुझे बताओगे। ठीक है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में सब लोग यहाँ पर टाइप करेंगे। आपके लिए 3 क्वेश्चन प्रीलिम्स रिलेटेड मैंने यहाँ पर दे दिया है, एक मेंस रिलेटेड, ऐसे प्रिपरेशन चलेगी तो आप डेफिनेटली जो है जल्द से जल्द यहाँ पर चीज़ों को अच्छी तरीके से समझना सीखोगे। चलो फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग,
पेज नंबर 14 के ऊपर ये वाला आर्टिकल आता है। हेगिया सोफिया के बारे में काफ़ी ज़्यादा बात हो रही थी, तो अभी यहाँ पर क्या हो चुका है, प्रेयर वगैरह हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पे एर्दोगन जो है उन्होंने क्या कहा था कि प्रेयर करी जाएगी, जो है अजान पढ़ी जाएगी। कहाँ पर? हेगिया सोफिया क्या है, म्यूजियम से उसे क्या करा है, मॉस्क में कन्वर्ट कर दिया गया है। चलो फिर मैं आपको, अभी तक मैंने हेगिया सोफिया की आपको व्यू नहीं दिखाया है, बहुत सुंदर जगह है, चलो मैं उसको दिखाता हूँ डायरेक्टली 3D में। चलो फिर आते हैं अपने अर्थ के ऊपर और देखते हैं अपना हेगिया सोफिया। टाइप करते हैं जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, क्लिक करा, चलो लेकर हमें हेगिया सोफिया के पास। टर्की में है, आप देख सकते हैं, और ये है हमारा हेगिया सोफिया। ठीक है, आप ये देख सकते हो, और काफ़ी सुंदर जगह है ये। ठीक है, तो आपको मैंने अभी तक लोकेशन नहीं दिखाई थी, तो मैंने सोचा आज मैं आपको एक लोकेशन भी दिखा दूं, ताकि आपको माइंड में क्लैरिटी हो जाए, कहीं भी आपको कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, जितना मैं क्लियर कर सकूंगा, मैं आपको जितनी कोशिश कर रहा हूं मैं, ठीक है, उतना जितना मैं ट्राई कर रहा हूं अपना, मैं पूरा का पूरा 100% दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखोगे टर्की में हमारा हेगिया सोफिया है। चलो अब वापस चलते हैं अपने न्यूज़पेपर के ऊपर। चलो ये वाला आर्टिकल कवर कर लिया, नेक्स्ट आर्टिकल आता है हमारा ये पेज नंबर 15 पे, बिजनेस से रिलेटेड, और आज आज का हमारा लास्ट आर्टिकल है, एनपीए से रिलेटेड है। क्या है, हमारा नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, ऐसा आरबीआई का कहना है, और जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना ज़्यादा हमारे नुकसान है, क्योंकि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स भी यहाँ पर क्या चीज़ है कि जो है, अभी मैं आपको बताता हूँ, उसकी मैंने आपको उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन तैयार करके रख रखा है एक। आप देखोगे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होते हैं, जैसे कि मान लो बैंक है हमारा, बैंक ने लोन दिया किसी कंपनी को, ठीक है, कंपनी को लोन दिया, लेकिन वो कंपनी ने वापस लोन रिपे नहीं किया, तो क्या हो गया, बैंक घाटे में चली गई, नॉन परफॉर्मिंग एसेट है ये। ठीक है, ये कहलाएगा, जिसकी वजह से कंट्री को काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, इकॉनमी वगैरह भी डाउन चली जाती है। जब बैंक के पास पैसा नहीं रहेगा, कंपनी ले लेके पैसा डूब रही है, तो क्या करा जाएगा, इकॉनमी वगैरह ही बहुत ज़्यादा डाउन चली जाती है। तो ये क्या है, रेट हाई होता जा रहा है, आरबीआई का कहना है, और ये वॉर्जन सिचुएशन आ सकती है, एक वो सिचुएशन है हमारी कंट्री के लिए। नाउ नेक्स्ट है हमारा, आरबीआई का कहना है ना ऐसा, तो ये आरबीआई के बारे में हमने आज तक डिस्कस नहीं किया है, तो आरबीआई के बारे में आज डिस्कस करेंगे। जीएस3 में रिलेट होगा बैंकिंग सेक्टर, साथ ही साथ हमारी स्टैट्यूटरी बॉडीज आती हैं इसके अंदर टॉपिक में। तो आरबीआई सेक्टर आता है, तो सबसे पहले इसकी हिस्ट्री की बात करें तो ये एस्टेब्लिश करा गया था 1 अप्रैल 1935 में। उसके बाद यहाँ पर और क्या क्या चीज़ें हैं इसके बारे में देखेंगे। प्रियम्बल क्या है, इसका काम क्या है, जो बैंक नोट्स वगैरह हैं वो छाप कर देना, ठीक है, उसे इशू करना, नोट्स वगैरह देना, जो हमारे नोट्स हो गए उनको यहाँ पर इशू करना। याद रखना, जो हमारे नोट वगैरह इशू कौन करता है, वो हमारा आरबीआई करता है, और आरबीआई एक अपेक्स बॉडी है, जो कि सबके सारे जितने भी बैंक्स हैं वो सबको रेगुलेट करता है, सबको कंट्रोल करता है। ठीक है, तो अभी आप देखोगे इसके अंदर क्या है, अभी और क्या चीज़ें हैं, जैसे कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू गवर्न करा जाता है, और उस सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कितने लोग हैं आप उसके बारे में भी देख सकते हो। 4 डायरेक्टर्स होते हैं, जिसमें से यहाँ पे फुल टाइम गवर्नर, नॉट मोर देन 4 डेप्यूटी गवर्नर्स। उसके बाद नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स भी होते हैं। मेन फंक्शंस क्या है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा, आरबीआई के मेन फंक्शंस क्या है, ये इकॉनमी से रिलेटेड है, आपका जीएस3 में आएगा, इकॉनमी के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आरबीआई के फंक्शंस। तो मॉनेटरी अथॉरिटी, जो हमारा मनी है उसको ऑथराइज करना, साथ ही साथ यहाँ पर रेगुलेटर और सुपरवाइजर ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम, जैसे कि मैंने अभी बताया, पूरा जो फाइनेंस सिस्टम है उसको किस तरीके से बॉडी रेगुलेट करती है, वो हमारी है आरबीआई। आरबीआई रेगुलेटर है पूरा का पूरा फाइनेंस सिस्टम की। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैनेजर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, जो भी फॉरेन में हमारे लेन देन होता है फॉरेन से, ठीक है, उसको भी सब रेगुलेट करती है, वो हमारी मैनेज करती है, वो हमारी आरबीआई बॉडी है। साथ ही साथ इशूअर ऑफ करेंसी, यानी कि करेंसी कौन देता है, नोट्स वगैरह कौन प्रोवाइड कराता है हमें, वो हमारे आरबीआई कराती है। डेवलपमेंटल रोल के थ्रू भी यहाँ पे जो है इसका डेवलपमेंटल रोल भी प्ले करती है हमारी आरबीआई। और आप देखोगे आरबीआई डेवलपमेंटल रोल किस तरीके से प्ले करती है रोल, साथ ही साथ आपको लोन्स वगैरह देती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वगैरह को, ताकि जो है चीज़ें जो है अच्छी तरीके से ग्रो हो पाएँ। तो आरबीआई के बारे में हमने कवर किया, आरबीआई एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था, और हमने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। तो आज का हमारा न्यूज़पेपर हो गया है खत्म। तो गाइज, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा, सब्सक्राइब कर देना, एक छोटा सा क्लिक करना है और कुछ नहीं करना, एक छोटा सा क्लिक करके आप चैनल को सपोर्ट दिखा सकते हैं। और टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, टेलीग्राम का लिंक क्लिक करके आप जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। तो गाइज, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आप लोगों से कल, आज के लिए बाय बाय।